आज जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी दिल से शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के त्योहार में आपने भी देखा होगा, सबकी बधाइयां आपको आ रही होंगी, सबको आप बधाई दे रहे होंगे। देश भर से कृष्ण मंदिरों में भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, और नहीं देखी है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये साथ में चल रही तस्वीर आपको भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा ले चलती हूँ। इस वक्त ये बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भक्तों की भीड़ इतनी कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछती हूँ, देख लिया आपने, गौर से देखते रहिएगा, नजर मत हटाइएगा इन तस्वीरों पे से। क्या इस भीड़ को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन यादव है, ये भाई साहब राजपूत है कि ब्राह्मण है, या इनके पीछे लाइन में लगे वो कुर्मी है कि पासवान है? कौन धोबी है ये आप बता पाएंगे? कौन पिछड़ी जाति का है, अगड़ी जाति का है, ये आप मुझे बता पाएंगे इनकी तस्वीरों को देखकर? क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं ना समझ हूं कि चेहरों पर मुझे जाति ना दिखती हो, त्योहारों में मुझे जाति ना दिखती हो। ये जो लाल कुर्ते में आपको प्यारी सी महिला नजर आ रही है, इसकी जाति क्या है? उनके पास में बगल में जो खड़ी महिला है, उनकी जाति क्या है? पीछे माथे पर दुपट्टा ओढ़े एक और महिला आपको नजर आ रही है, उनकी जाति क्या है? आप बता पाएंगे? यानी भगवान के दर पर सब के सब इस वक्त मैं कहूं कौन है तो आप कहेंगे सनातनी है। धर्म का कोई खांचा आपको नहीं दिख रहा होगा कि यादव तो यहीं खड़े रहेंगे, कुर्मी यहीं खड़े रहेंगे, ब्राह्मण यहां खड़े रहेंगे और इसके पीछे वो खड़े रहेंगे। उस जाति के लोग सबके सब एक दिख रहे हैं। लेकिन सियासत इन सबको अनेक कर देती है, तोड़ देती है, संधि विच्छेद कर देती है। हिंदू खांचे में बटे हैं सियासी तौर, और इसी बटे हुए का खेल आजकल जोरों पर चल रहा है। तेरी जाति, मेरी जाति, इसकी जाति, उसकी जाति, क्योंकि दिख रही है कुर्सी आती। बहुत गौर से देखिएगा तो पूरा राजनीतिक नैरेटिव अभी इन दिनों, इनफैक्ट साल भर पहले से आपको बदला हुआ दिखेगा। सब कुछ इस बार जाति पर केंद्रित है, सब कुछ टिका हुआ है जाति पर। विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी की जो दुखती रग है ना, वो जाति है। बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है, आप कहेंगे हिंदुत्व। कई लोग कहेंगे विकासवादी सोच, राष्ट्रवादी सोच, लेकिन मरकज में हिंदुत्व है। इसी हिंदुत्व की काट विपक्ष को लगती है जातिगत जनगणना है। अब आपको राजनीतिक उदाहरणों से समझाती हूं, क्योंकि देखिए ये जो हिंदुत्व है ना 80% वाला मामला, वो जितना बटेगा उतना हिस्सा वोटों में कटेगा, और जितना वोटों में कटेगा उतना फायदा विपक्ष को होगा। राहुल गांधी ने इस जाति को कस के इस वक्त पकड़ लिया है। ये जो मुद्दा है, पहले राहुल गांधी ने पत्रकारों से जाति पूछी, ए भैया कौन जात हो? फिर अधिकारियों से जाति पूछी पार्लियामेंट में, बताओ कौन कौन से जाति के लोग जो है पिछड़े, खासकर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी है या उस लेवल तक पहुंचे हैं जहां पर आज की तारीख में पीएम की पूरी टीम है। देश के लोगों से जाति पूछने की मांग वो वहां से भी करने लगे। अब तो राहुल गांधी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के विजेताओं में भी जाति ढूंढ रहे हैं। भाई, हमारा मानना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता हो, खेल हो कि सुंदरता हो कि कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां कोई शख्स इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो फला जाति से ताल्लुक रखता है या फला जाति का प्रदर्शन करना चाहता है। वो देश का जज्बा लिए, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है, जीत की भावना मन में लिए जाता है। प्रोफेशनलिज्म अगर मान लीजिए इन चीजों में देखा जाए, उस चीज को जहन में रख के जाता है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये फीडबैक मिल रहा है कि इस रणनीति का उनको फायदा मिल सकता है। तभी तो जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी हर मंच से कर रहे हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करते देखेंगे। अब इस ट्वीट को देखकर मुझे अंग्रेजी में एक कहावत याद आ गई, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यानी आप जो कह रहे हैं उसका अनुसरण भी कीजिए। राहुल कह रहे हैं कि देश में 90% बहुजन है, उनकी जो भागीदारी है उन्हें मिलनी चाहिए हक के हिसाब से। तो हमें लगा कि राहुल गांधी कम से कम अपनी पार्टी में तो ये काम कर ही रहे होंगे, इंश्योर कर चुके होंगे जरूर अब तक।
कांग्रेस की 3 राज्यों की सरकार है, हिमाचल है, तेलंगाना है, वहां पर जो 2 मुख्यमंत्री सवर्ण है। कर्नाटक में ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, यहां तो बहुजनों की हिस्सेदारी सिर्फ 33% है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। कांग्रेस के 12 महासचिव हैं, 12 महासचिवों में से सिर्फ 2 दलित वर्ग से आते हैं। और अगर बात में ये देख लीजिए, यहां चलते हैं, ये देखिए आप, अध्यक्ष दलित, महासचिव 12 हैं, दलित कितने हैं? 2, ओबीसी कितने हैं? 2। यानी यहां भी 90% बहुजनों को सिर्फ 33% हिस्सेदारी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित हैं। राजीव गांधी परिवार के नेतृत्व में चलने वाला राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी वर्ग के एक भी प्रतिनिधि हमें तो नहीं मिले। नो दलित, नो ओबीसी, नो आदिवासी। हिंदी भाषी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। ये हिंदी भाषी 10 राज्य, उन 10 राज्यों में से 2 हैं जो ओबीसी, 1 आदिवासी, दलित नहीं, कोई भी नहीं। दलित वर्ग से एक भी नहीं, यानी यहां हिस्सेदारी घटकर होगी 30%। अब बात यहीं रुक जाती तो समझ में आता। 2009 के मनमोहन कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट भी हमने निकाली, क्योंकि राहुल गांधी आजकल बहुत लिस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें लगा कि लिस्ट पर हमें भी थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। कांग्रेस के कोटे से 26 कैबिनेट मंत्री थे उस वक्त, उसमें से ओबीसी कितने थे? कितने? नील बटा सन्नाटा, 0। दलित वर्ग से कितने? 5 मंत्री। आदिवासी कोटे से कितने? 1। और इसकी तुलना में अगर मोदी सरकार के मौजूदा कैबिनेट की मैं बात करूं तो इस सरकार में बीजेपी कोटे से 25 मंत्री हैं, जिनमें से ओबीसी कोटे से 6, दलित वर्ग से 1 और आदिवासी वर्ग से 1 मंत्री है। अब राहुल गांधी की माने तो देश में 90% तो बहुजन है, लेकिन ना तो कांग्रेस के संगठन में बहुजनों की 90% हिस्सेदारी है, ना ही राज्य की सरकार में। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सिर्फ वोट के लिए कह रहे हैं, या सच में उनकी मंशा समाज के हर वर्ग तक देश के जो संसाधन हैं उनको पहुंचाने की है? क्योंकि अगर राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर इतने ही सीरियस है तो बिहार की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में वो ऐसा सर्वे करवाकर केंद्र सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं बना सकते? बना सकते थे ना, इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम। कर्नाटक में तो 2014 में जाति जनगणना का निर्देश भी जारी कर दिया गया था, तब वहां कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन 2017 में रिपोर्ट मिलने के बाद भी अभी तक इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। और इसीलिए जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री लल्लन सिंह को लगता है कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी सिर्फ सियासत कर रहे हैं। 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। लेकिन अब जो सवाल 2023 में इंडिया ब्लॉक में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दल के तत्कालीन मुखिया ने उठाई है, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि राहुल गांधी जाति का मुद्दा वोट के लिए उठा रहे हैं या विकास के लिए उठा रहे हैं? 2014 से पहले कांग्रेस का जातिगत जनगणना को लेकर इतना मुखर स्टैंड क्यों नहीं था? क्या पिछड़ेपन का सबसे बड़ा पैमाना जाति ही है? और ऐसे में आज जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू अगर बटेगा तो फिर हर्ष उसका बुरा हो जाएगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मसले पर गूंज। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं और फिर एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट की हम शुरुआत करने वाले हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं और स्क्रीन पर देखिए आपको कौन कौन इस वक्त नजर आ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी से सुनील यादव साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं, आरजेडी से प्रियंका भारती आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, शुरुआत मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मसला जो है अब पॉलिटिकली ये देखा जा रहा है कि हिंदुत्व की काट ये है जाति, और उस पर अगर कोई फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है तो राहुल गांधी। उनको पता है कि अगर हिंदू बटेगा, जैसा आज खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, बटेगा किस लिहाज से? सियासी लिहाज से। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं उस पार्टी को होगा जो ये मैसेज देने की कोशिश करने लगी है कि देखिए हम आपके साथ हैं, एंड दैट इज कांग्रेस। हर्षवर्धन जी और सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ सुधांशु। है कि सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका कोई सब्सटेंस है क्या, सचमुच वो जो कह रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ा आग्रह करूंगा कि आप लोग ये जरा, प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोल दिया बालक बुद्धि, तो मैं देख रहा हूं कभी किरेन रिजिजू ने बोल दिया। राहुल गांधी बहुत खतरनाक प्ले कर रहे हैं। इस देश में जाति के आधार पर बात करना ये कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, हर जाति की बात हो। और मैं तो निजी तौर पर मैं मानता हूं जनगणना हो भी जाएगी तो क्या होगा, बिहार में सर्वे हुआ क्या हो गया। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। राहुल गांधी की पूरी पार्टी कुछ एलीट अपर कास्ट की पार्टी है। मैं फिर से कह रहा हूं अपर कास्ट भी नहीं, कुछ एलीट अपर कास्ट की पार्टी है। कहीं के राजे रजवाड़े, कहीं की कुछ बड़े ब्राह्मण नेता, इसके अलावा आपको कोई मिलेगा नहीं, किसी राज्य में नहीं मिलेगा। कल हमारे शहर प्रयागराज में एक संविधान सम्मान सम्मेलन, आप जानती हैं रूबिका जी, उसको कांग्रेस पार्टी ने कराया ही नहीं है। सुनील यादव जी जरूर जानते होंगे, समाजवादी पार्टी से इनके पास रिपोर्ट आ गई हो। इसको एनजीओ, एक्टिविस्ट और कुछ लोग जो हर कचहरी में 200-400-600 लोग जो धरना प्रदर्शन साल भर करते रहते हैं किसी भी मुद्दे पे, उनसे बारिश नहीं हुई है तो उस पर भी धरना करा दीजिए, सूखा हो गया तो उस पर धरना करा दीजिए, ऐसे लोगों का समूह कल संविधान सम्मान सम्मेलन में था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है वही मूल है, उसी पर जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये कोई लड़नी पड़ेगी मतलब इस वक्त तक तो ये लड़ाई शुरू नहीं हुई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि अब तक पिच आप लोग तैयार करते थे और उस पर बाकी पार्टियां आकर खेलती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि पिच तैयार हो रही है विपक्ष की तरफ से, वो है जातिगत जनगणना जो आपको बैकफुट पर लेकर आ गई है। बिल्कुल बता रहा हूं, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि ये बचकानी नहीं है, बहुत शातिराना बात है। और कौन बदल रहा है ये देखिए रूबिका जी, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके 10 साल पहले का राहुल गांधी का गेटअप देखिए, एकदम क्लीन शेव, जिसे ग्रामीण भाषा में कहेंगे बबुआ टाइप, और इसमें कहेंगे तो चॉकलेटी प्रभुत्व। और 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ हिंदी में, और आज के उसके बाद देखिए 2019 के चुनाव के आसपास कुर्ते के ऊपर जनेऊ, तिलक, और अपनी जाति ही नहीं गोत्र भी बताना। कहां पे बताना? 2018 के राजस्थान चुनाव में पुष्कर से निकलते हुए, यानी मंदिर के बाहर बताना। फिर लगा कि यार इससे तो काम नहीं चल रहा है। अब 2024 का चुनाव, कार्ल मार्क्स जैसी दाढ़ी, अब वो कुर्ता उर्ता छोड़ दिया, अब हाफ शर्ट आ गई, और शपथ हिंदी से अंग्रेजी में हो गई, और ईश्वर के नाम की बजाय सोलमली अफर्म हो गई। अब आप देखिए किसका चरित्र बदल रहा है। मैं दर्शकों से कहूंगा 10 साल में किसी नेता का गेटअप, कैरेक्टर, चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र इतना बदलता देखा हो तो देखिए। अब दूसरी बात कहता हूं, जाति की बात आई कहां से? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं 2021 से पहले का तो कोई बयान नहीं दिखाई पड़ता इनका जात कैरेक्टर। कारण क्या है कि जो बहुत सारी फॉरेन फोर्सेस हैं जिन्होंने ये तय कर रखा था, उसमें कोई ये भी बता रहा हूं ये कितना झूठ बोलते हैं। 2022 में बिहार की चुनाव में जातिगत गणना सर्वे हुआ, ये कहते देखो भैया मैंने नीतीश जी से कह दिया कि ये तो करना ही पड़ेगा। मैं दर्शकों से कहता हूं सरेआम झूठ बोलते हैं। ये निर्णय हुआ जून 2022 में, जब नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ सरकार थी। और इंप्लीमेंट हुआ अगस्त 2022 में, आरजेडी के साथ गए। तो भाई कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ जून 2022 में,
और देखो भैया कह दिया आपने इन्होंने। कहा अब मैं आपको झूठ। बात सुधांशु बताता हूं। त्रिवेदी जी एक सेकंड, एक- नहीं इसी मुद्दे पर प्रियंका जो यादव जो लाइन है, पूरी कर दूं। अच्छा ठीक है, पूरी 10 कर सेकंड 10 सेकंड। प्रियंका भारती। पूरा कर लूं और मैं दर्शकों से कहता हूं, सुनिए, एक फ्रेंच थिंक टैंक है क्रिस्टोफर जेफरलेट, उसने 2021 में आर्टिकल लिखा कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को टैकल करने के लिए चाहिए क्या, कास्ट सेंसस पे जोर देना है। और उस थिंक टैंक के लिए फंडिंग हुई बाकायदा जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, स्पुतनिक मैगजीन जो रशिया से निकलती है, रशिया ने कहा। ओके। और ये बात चुनाव से पहले की है, ठीक बस 1 जून को छपी हुई खबर है। हाँ। तो जो आपने कहा ना, नैरेटिव कहां से आ रहा है, कैरेक्टर कहां से बदल रहा है, शपथ कहां से बदल रही है, सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी। आप और मौका देंगे तो आगे और मैं सुधांशु जी, बताऊंगा। मैं इसीलिए तो इन्होंने डिबेट शुरू कर रही सरासर हूं। झूठ बोला। और मैं आरजेडी, इसी- एक आप मिनट, ये कह रहे हैं। आरजेडी की बैठी है प्रतिनिधि, तो मैं ये पूछ लेना चाहता हूं कि राहुल गांधी के कहने पे हुई थी कास्ट सेंसस या तेजस्वी यादव के, बताइए। तेजस्वी ओके यादव ने राहुल गांधी के कहने पे- प्रियंका भारती जी, शुरुआत अब उन 2 सवालों से मैं आपसे करूंगी। पहला तो ये कि ये सरासर झूठ है कि ये जो डेट उन्होंने बताई है कि उस दिन हुआ था, बल्कि आप पीछे जाइए, तब सरकार कोई और थी। और दूसरा, ये फैसला किसका था, जातिगत जनगणना, राहुल गांधी का कि तेजस्वी का? सबसे पहले रूबिका जी, जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी, बीच में मुझे जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो आपने तुरंत कहा प्रियंका यादव, फिर आपको शायद नाम पढ़ने में आया तो आपने देखा प्रियंका भारती। तो यही होता है कास्टिस्ट माइंडसेट, जहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर आरजेडी से जुड़ा हुआ है तो कोई व्यक्ति यादव ही होगा। अब मैं सुधांशु तो आप त्रिवेदी जी यादव के नहीं सवाल हैं? पर आती हूँ। आप यादव नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुजन हूँ। अच्छा ठीक है। मैं बहुजन हूँ और मैं पिछड़े तबके से आती हूँ, मैं 70 क्लास से हूँ, मैं बहुजन हूँ। अब मैं बात करती हूँ सुधांशु प्रियंका जी, त्रिवेदी एक जी के सेकंड, सवाल नाम की, नहीं, हाँ, जहाँ एक पर सेकंड, वो प्रियंका कह जी रहे सुन हैं लीजिए ना। कि ओके, किसका ओके, आखिरी all right, किसका all मुद्दा right। था, किसका स्टेप था कि प्रियंका कौन जी, आपकी मेरी जाति का आवाज आप जनगणना तक आ रही कराना है। चाहता था। प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल है। हाँ, मैं ये कह रही, इसमें कोई माइंडसेट नहीं है, इसमें कोई माइंडसेट नहीं है। सुनील यादव और उसके बाद जुड़ते हुए आपका नाम ले लिया तो उसमें यादव आ गया। मैं तो सुधांशु जी को भी यादव कह दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट अ आपने माइंडसेट। ना किया हो, हाँ हो बस, सकता है नहीं आपने ना क्योंकि किया हो, मैंने कहा अनजाने है। में हुआ हो, हाँ, लेकिन आप unconsciously हुआ ये हो, बिल्कुल ऐसा मत लेकिन सोचिएगा। ऐसा अधिकतर होता है। हाँ लेकिन नहीं, जैसे ही कोई नहीं व्यक्ति प्रियंका जी, आरजेडी आप का ऐसा बोल कतई देती मत सोचिएगा, क्योंकि वो जातिवादी चश्मा शुक्रिया। आपके चेहरे पर हो सकता है, रुबिका लियाकत के चेहरे पर नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली जैसे ही एक आपने दोस्त के यादव नाते, कहा तो पूरी दुनिया उस चश्मे को नहीं देख नहीं चुकी है ना कि ना कौन ना सा ऐसा चश्मा कुछ भी किसके नहीं, ऊपर है। नहीं नहीं, मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ ना। अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, बिल्कुल सुधांशु दीजिए। त्रिवेदी जी सवाल पूछ रहे थे किसका मुद्दा था, किसने मुद्दा उठाया। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी तो बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना अगर बिहार में नहीं हुई तो पटना से दिल्ली नाप देंगे, वो भी पैदल। आप लोग थे वो व्यक्ति जो चले गए सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ अर्जी दायर कर दी। आप लोग तो चाहते थे कि बिहार में जातिगत जनगणना ना हो, और जब हो गई हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया ताकि पिछड़े अति पिछड़ों को उनका प्रतिनिधित्व मिल पाए, संख्या अनुपात के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। लेकिन आप लोगों ने संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं होने दिया। तो ये दिखाता है आपका जातिवादी कैरेक्टर। अभी आप कह रहे थे कि मिनट मिनट में गेटअप चेंज होता है। अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए है, गेटअप तो उनका चेंज होता है। सवाल उठा रहे हैं आप राहुल गांधी से, सत्ता में बैठे हुए हैं आप, तो जिम्मेदारी किनकी बनती है? आपकी बनती है ना, कि देश में आप जातिगत जनगणना करवाइए। आपको पता नहीं है क्या, आज तक देश में 25 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 25 में 21 रहे एक तबके, 7 टक्के के प्रधानमंत्री। प्रियंका जी, एक सेकंड, उसमें मेरी रहे- बात सुनिए। आपने कहा कि आप अब ये बताएंगे कि इतने ही रहे हैं बहुजन के, इतने ही रहे हैं दलित के। अगर जातिगत जनगणना ही विकास का सबसे बड़ा पैमाना है प्रियंका जी, तो फिर बिहार में आर्थिक सर्वे हो चुका है और बिहार में 34 सालों से लगातार या तो अति पिछड़ा वर्ग या फिर दलित वर्ग से मुख्यमंत्री आता है, राइट? तो अगर ये पैमाना होता कि जातिगत जनगणना से चीजें बदल जाएंगी और अगर एक अति पिछड़ा या फिर दलित चेहरा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राज्य के होगा तो चीजें बदल जाएंगी। अगर ये पैमाना है तो गरीबी वहां पर 33% क्यों है? बेरोजगारी बढ़कर 19% क्यों हो गई है? हर साल बिहार से 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन क्यों करते हैं? और पलायन करने वालों में 36% SC ST क्यों है? 58% OBC समुदाय के लोग क्यों हैं? वो भी तब जब 34 सालों से लगातार अति पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग से बिहार में मुख्यमंत्री है। अगर ये पैमाना है तो फिर बिहार को तो इस वक्त जो है वो होनालुलु हो जाना चाहिए था, सबसे अग्रणी राज्य हो जाना चाहिए था। सुन भी लीजिए, होनालुलु कैसे आप इसको डिसाइफर कीजिएगा, थोड़ा सुनिए। 30 साल का इतिहास आपको दिखता है, वो कास्ट स्टैंडर्ड से दिखता है, लेकिन 30 साल पहले का इतिहास नहीं दिखता है, क्योंकि
शर्मा, त्रिवेदी, द्विवेदी, मिश्रा जैसे सीएम होते हैं बिहार के, उसके बाद के लिए सिर्फ आप काउंट करके तो मैं आपको ये बताती हूँ, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई वो कब हुई? 2022 में। और उसके पहले का हमने उसको नापा, डेटा वगैरह निकाला, आखिर कौन सा तबका है जो 10% होकर के 10 रोटी में 9 रोटी खा जाता है और 1 रोटी मिलती है 90% आबादी को। उसके बाद हमने उन 94 लाख परिवारों की गिनती निकाली जो दलित वर्ग, जो लोग पूरी तरह से गरीबी में है, लिप्त है, उनके लिए हमने क्या किया? हमने 2 लाख देने की योजना बनाई। जैसे ही भाजपा सरकार आई उसने उनको रोक दिया। हमने तो जब पैसे देने की बात आई, उनको सपोर्ट करने की बात आई, जाति नहीं देखी। इन लोगों ने उसको क्यों रोका? उस पर कुंडली मार के बैठ गए। नहीं चाहते हैं कि गरीबों का अपलिफ्टमेंट हो, सारा का सारा पैसा गुजरात चला जाए, लेकिन बिहार गरीबी तो बेसिकली प्रियंका आप ये कह रही हैं कि ओबीसी का चेहरा पार्टी के लिहाज से बदल जाता है, ओबीसी के फेवर में रहेगा कि नहीं? तो जो मात्र इस वक्त ओबीसी चेहरा दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, और जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी विरोधी हैं, नीतीश बाबू ओबीसी विरोधी हैं। मैं ये बात कब आपको कह रही हूँ? अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो वहाँ पर अरे मुझे मंडल कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन में नहीं, अगर पैमाना है कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए अति पिछड़ों को और दलितों को और बहुजनों को, तो उस लिहाज से तो 34 साल से बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो अति पिछड़ा और ओबीसी है। Why is it not changing, मैडम? पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद हमने आपको क्रिस्टोफर जफरलोट का नाम दे रहे थे ना, क्रिस्टोफर जफरलोट का नाम मैं भी देती हूँ। वो कह रहे थे 90 का दौर बिहार के लिए साइलेंट रिवॉल्यूशन का दौर है, बर्बाद कर दिया। उस समय में तो 34, अरे मैं कह रही हूँ एक बार के लिए मान लूं कि सवर्णों ने बर्बाद कर दिया, तो 34 साल थे ना, क्या कर दिया आपने 34 सालों में? 34 साल में हमने कुछ नहीं हो पाया 34 सालों में, क्या करें? आपको सेंचुरी दी जाए। आप महिला, मैं महिला, लालू प्रसाद जी का जैसे ही सरकार आता है उन्होंने सबसे पहले पीरियड लीव दिया। पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, विदेश में आज तक पीएम नहीं हो पाए जो पीरियड लीव के बारे में महिला पे कहाँ आ गई? मुझसे अभी अति पिछड़ा वर्ग जातिवाद पर बात कीजिए ना, महिला कार्ड मत खेलिए ना आप। महिला पे कहाँ चली गई? मैं जो पॉइंट आपसे ना, सारी बातें नहीं, आप ना नो महिला कार्ड। अभी 1 सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड में रिबटल और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान हैं। भारती जी क्या कह रही हैं? प्रियंका भारती ये कह रही हैं कि इससे पहले जाइए ना, 34 साल पहले सब बर्बाद कर लिया था। इतना गड्ढा है कि 34 साल कम पड़ गए भाई। 30 सेकंड में सुधांशु जी, इन सालों में बड़ी मजेदार। प्रियंका जी बस रुकिए। ओके प्रियंका जी, वही सवाल। हाँ बिल्कुल, प्रियंका जी के मुंह से वो जवाब नहीं निकला कि राहुल गांधी के कहने पर तेजस्वी यादव ने बोला। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। वो भाजपा और जेडीयू सरकार में था और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कल बाकायदा ये बयान दिया है कि मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में उन्होंने ऑफिशियली प्रस्ताव रखा था कि अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बोल रही थी, शांति से डिबेट करिए जैसे किया जाता। आपके टर्म में मैं नहीं बोला, आप अपने विचार सुनिए। अरे झूठ क्या, आप डिबेट, मैं बोल रहा हूँ, डेट थी, मैं आगे बोल रहा हूँ। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने ये बयान दिया है। अरे भाई जून 2022 में कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो गया था, आपके मुंह से क्यों नहीं निकला कि राहुल गांधी के कहने पे किया? आप डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, मुंबई में इंडी गठबंधन के बैठक में फिर देखिए क्या तरीका है भाई, रूबिका जी लगातार चिल्लाने के लिए किसी को बैठा लिया जाता है। 1 सेकंड सुधांशु जी, 1 सेकंड। प्रियंका जी, मैं आपको मौका दूंगी ना रिबटल। अपने टर्न पे बोलिए भाई, जैसे राष्ट्रीय चैनल के ऊपर शांति से बहस की जाती है। ओके सुधांशु जी। हाँ, मैं किसी के टर्न में नहीं बोलता। अब मैं बोल रहा हूं, मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि जातिगत जनगणना का विषय कांग्रेस अपने एजेंडा में रखे। क्यों नहीं रखा इंडी गठबंधन में, बताइए? और यह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष सीधे बोल चुके हैं। और मैं पूछना कहना चाहता हूं, बिहार में 80 से 85% विधायक SC ST OBC के हैं पिछले 34 साल। 80 से 85% विधायक, सत्य प्रकाश मिश्रा जी और जो अन्य लोग हैं वो बैठे हुए इस बात की तस्दीक करेंगे। और अगर प्रियंका जी कहते हैं 52 में पहली सरकार बनी, 89 तक कांग्रेस की सरकार रही 37 साल, उस 37 साल में जो बिहार की स्थिति थी आर्थिक, और 37 से लेके आज तक स्थिति बताओ भाई किसके में खराब हुई? तब बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा थी, आज ज्यादा है। ये उस समय ज्यादा थी, आज ज्यादा है। और लालू यादव 90 से लेके 2005 15 साल तो निर्बाध रहे। उस समय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट निगेटिव रही। लेकिन सुधांशु जी, एक नैरेटिव तो वो और एक और बात कह दूं ना सुधांशु जी, बस 1 सेकंड सुधांशु जी, 4 मेहमान और बैठे हुए हैं, एक ही लाइन कह दूं। हाँ, देखिए, ये कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है,
आज इनके लिए पिछड़ों के विकास का मतलब जानते हैं क्या? दलित छोड़िए, पिछड़ा छोड़िए, यादव भी छोड़िए, मैं, मेरा साला, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दूसरी बेटी, हो गया सामाजिक न्याय। ठीक है, सुनील ये है यादव। बिहार के सर्वप्रथम परिवार का, लालू यादव जी के प्रियंका जी, परिवार का मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन पहले मैं आपकी इजाजत से 3 मेरे मेहमान हैं, उनसे एक ओपनिंग रिमार्क लेती हूँ प्रियंका जी, और उसका जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है? आपकी इजाजत से आगे बढ़ रही हूँ। समाजवादी पार्टी से सुनील यादव भी हैं और यहाँ सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी। सत्यप्रकाश मिश्रा, अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, ललन सिंह भी कह चुके हैं कि आपने एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी, वो हुआ नहीं। आप लोग खुद ये बात मान रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो आप भी इसी लाइन में थे ना कि जातिगत जनगणना सच में होनी चाहिए, राहुल गांधी के पक्ष में आप लोग खड़े थे। रूबिका लियाकत जी, सुधांशु जी ने कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय झा जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुंबई की बैठक में इंडी गठबंधन को कहा गया कि क्या आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। उनकी कई पार्टियां और कांग्रेस बैकआउट कर गई। हम बिल्कुल इसके पक्ष में, बिहार में ये सर्वे करा चुके हैं, विकास का नया तस्वीर वहां पर मॉडल पेश कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी इस जाति के पिच पे थोड़ा और आए। जितना ज्यादा वो जाति के पिच पे आएंगे, उनका चेहरा उतना बेनकाब होगा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बेनकाब होगा। इस देश में, अभी प्रियंका भारती कह रही थी, कोई प्रधानमंत्री दलित नहीं हुआ। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वो किसकी साजिश थी जिसके कारण वो प्रधानमंत्री नहीं बने? वो किसकी पत्रिका थी जिनमें उनके पुत्र की आपत्तिजनक तस्वीरें छापी गई? मनोरमा पत्रिका थी, मेनका गांधी संपादक थी, तो इंदिरा गांधी के इशारे से हुआ। अभी किशोरी लाल शर्मा को, अपने पीए को दिया ना अमेठी से टिकट, दे देते किसी दलित को, मैं स्वागत करता राहुल गांधी जी का। आइए जाति के पिच पे कितने लोग सीधे सीधे कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, जैसे राहुल गांधी बने और प्रियंका गांधी बनी। एक भी दलित चेहरा नहीं है। एनएसी में कितने दलित मेंबर थे जब सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन थी? कितने राज्यपाल दलित बनाए कांग्रेस पार्टी ने? मुझे तो नहीं दिखता। हटाइए, बिहार के अध्यक्ष को हटाइए, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को हटाइए, भूमियार चेहरा लेकर के प्रस्तुत करते हैं और दलित और जाति का कार्ड खेलते हैं। आइए राहुल जी, जातिगत जनगणना पर एकदम बात करने के लिए हम तैयार हैं। मिस इंडिया आप चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, इस देश का हर तबका विकसित हो, यह सपना जरूर है, लेकिन जाति के कार्ड को खेल के राजनीतिक लाभ उठाना और उस जाति विशेष के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करना, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। सुनील यादव जी, बार बार कांग्रेस का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। प्रियंका जी, बस अभी रुकिए। सुनील यादव जी, ये जाति वाली पिच पर आप लोग बहुत अग्रणी पंक्ति में आकर खेल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है हिंदुत्व का कार्ड जो है वो जातिवाद है? देखिए रूपका जी, मैं सबसे पहले तो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, आपको और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बधाई। भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे और सबको सद्बुद्धि मिले। जहाँ तक सवाल है, मैं आपकी ओपनिंग सुना था, तो जो रिसर्च आपका है वो तो भाजपा का भी नहीं है। हालांकि अच्छी बात है, एक अच्छे पत्रकार के लिए पक्ष और विपक्ष की रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन जहां तक सवाल जाति जनगणना का है, तो ये समाजवादी पार्टी का कोई नया कार्यक्रम नहीं है या नया नारा नहीं है। हम लोग जिनकी विचारधाराओं में चल रहे हैं, नेताजी रहे हों, या बहुत पुराना नारा है, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। तो आज की तारीख में जाति जनगणना के खिलाफ जो दल हैं, जो संगठन हैं, जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, बस वो मात्र उतने हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों का भला हो, दलितों का भला हो, आदिवासियों का भला हो। आखिर जाति जनगणना हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? और अगर हम सरकार की बात करें रूपिका जी, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हम सरकार में आ जाए, जब तक आपके पास जाति जनगणना नहीं होगी, कौन सामाजिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन धार्मिक रूप से कितना पिछड़ा है, आप कौन सी योजना बनाएंगे सबका साथ सबका विकास के लिए, सबकी बराबरी के लिए? आप क्या करेंगे? आखिर बीजेपी ये बताए कि जाति जनगणना से इनके पेट में मरोड़ क्यों होती है? अगर जातियां गिन जाएंगी तो आपको दिक्कत क्या होगी? अच्छा, जहां तक सवाल है
नहीं सर, कांग्रेस नहीं, का पेट में मरोड़ क्यों आता है उसका मैं जवाब है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। सुधांशु जी को तो बहुत आता है, हर्षवर्धन जी को भी रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। हाँ सुधांशु जी, पेट में मरोड़ क्यों? अगर जातिगत जनगणना हो गई तो दिक्कत क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पहला तो सुनील जी ने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी, तो मैं भी देश को और उनको भी बधाई देना चाहता हूं और देश को याद दिलाना चाहता हूं कि समृद्धि के शिखर पर बैठी हुई द्वारिकाधीश के वंशज आज ये कहते हैं कि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ और वो पिछड़े रह गए। यही है ना नैरेटिव। वो गुलामी के काल का कोई रोल नहीं है, वो साहब हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था समृद्धि के शिखर पे। और ये भी कह दूं कि वो कर कौन लोग रहे थे, वो सुदामा जो भीख मांगने गए थे उनसे कि भाई हमारे पास तो खाने का भी नहीं है, कुछ दे दीजिए। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आइए और ईमानदारी से आइए। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही सुनील जी, ये पेट में मरोड़ वाली बात, मेरा दावा है अब सोच लीजिए पेट में मरोड़ आपके आने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सारा का सारा एजेंडा तो आपका था, आरजेडी का था। क्यों प्रस्ताव नहीं पारित किया मुंबई में कांग्रेस ने? वो क्रेडिट नहीं देना चाहती थी आपको। आज राहुल गांधी को सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना है। जात की पिच पे अकेले बैटिंग उन्हीं को करनी है। इसलिए समझ लीजिए, आपके लिए समाज, सुनील जी कहूंगा अखिलेश जी को जाके बता दीजिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। आपके धन की गठरी में उन्होंने हाथ लगा लिया है और उसका प्रमाण देखिए कि राहुल गांधी जी कितने से जीते, 3,90,000 से, और अपनी खानदानी पुश्तैनी सीट पे अखिलेश यादव 1,72,000 से। इसका मतलब आपकी गठरी से तो वो ले गए और उनकी गठरी में कुछ है ही नहीं, वो आपकी गठरी में से ले रहे हैं। और रही बात इसकी, तो आपने एक और बात कही, हम तो सबको समान स्थान दे रहे हैं। हमारे 11 सीएम और डिप्टी सीएम हुए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलाकर, और उसमें से सिर्फ 2 लोग एक ही जातियों के हैं। एक हमारे मोहन यादव जी और बाबूलाल गौर, दोनों यादव थे, और कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों लोध थे। बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं सुनील यादव जी, आपके 5 सांसद हैं, किस किस का प्रतिनिधित्व है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर। वही जो आरजेडी में है वही यहां है। मतलब जिसे कहते हैं बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को देव। कोई इनके मन में जाति का उत्थान नहीं है, जातिवाद का चूरन है। परिवार को सत्ता चाहिए संपूर्ण। हाँ सुनील यादव जी 30 सेकंड में, और उसके बाद धीरेन्द्र कुमार मुन्ना और प्रियंका जी, फिर मैं आपका रुक करता हूं। नहीं, मैं 30 सेकंड में कह दूंगा। इनका जो सवाल है सुधांशु जी का, एक तो यह है कि इनको केवल 5 लोग दिखाई दे रहे हैं 36 में। हमारा ना इनको ब्राह्मण दिख रहा, न क्षत्रिय दिख रहा, न वैश्य दिख रहा, न भूमिहार दिख रहा, न पासी दिख रहा, न राजभर दिख रहा, न निषाद दिख रहा है, न गौतम दिख रहा है, न कोरी दिख रहा है। हम तो सबको लेकर, हमारा पीडीए तो सबको लेकर के सदन गया है। जहां तक सवाल आप कह रहे हैं कि, और योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू बट जाएगा। अरे हिंदू कैसे बट जाएगा? आपको जब वोट लेना होता है तो ओबीसी एससी हिंदू हो जाता है, और आपको जब नौकरी देना होता है, योगी जी उत्तर प्रदेश में, रूबिका जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि आप आरक्षण खा गए पिछड़े और दलितों का। आज भी वो अभ्यर्थी भाई बहन आज भी धरने पर बैठे हैं और ये लोग सो रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री बना दिया यादव ओबीसी। आज भी सुधांशु जी मध्य प्रदेश में, आज भी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं है। आप कहिए ना अपने यादव मुख्यमंत्री से, अपने ओबीसी मुख्यमंत्री से कि वो दे दे आरक्षण, क्योंकि आप आरक्षण के खिलाफ हैं। आपको नहीं लगता है कि पिछड़े दलित आदिवासी भी अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी नौकरी करें, अच्छा घर बनाएं, अच्छे दिखें, क्योंकि आप तो सामंती सोच के हैं। नहीं, पर ये बार-बार संविधान से मतलब नहीं पर है। ये वाली बात आपको नागपुर के विधान से मतलब है। नहीं, एक सेकंड सुनील यादव जी, ये मत कहिए ना कि आप कह रहे हैं कि एक फला जाति से ताल्लुक रखने वाला ही अच्छा नहीं दिखता है, या अच्छा नहीं पहनता, अच्छा नहीं खाता है। मैं तो कहती हूँ ऐसे अग्रणी जाति वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि बामण हो सकता है कि वो मुसलमान हो, लेकिन आज की तारीख में उनके पास भी खाने को दाने नहीं है। लेकिन ये कैसे आप मान लेते हैं कि फला जाति का है? और मैंने फला जाति के भी ऐसे लोग देखे हैं सर, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो अति पिछड़ा है। तो ये आप एक ही कलर में सबको तोल देंगे तो कैसे चलेगा?
कितने प्रतिशत? नहीं, आपने तो सबको एक ही में पेंट कर दिया है ना। 90% लोग अब कितने प्रतिशत संपन्न हैं? चूंकि आप कह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं ठीक है, आपसे। लेकिन आप एक पैमाना बना रहे हैं ना। रूबिका जी, सुनील आप ही यादव बता जी, दीजिए, मैं ये इस कह रही देश हूं, में जितने बड़े 15 उद्योगपति हैं, 15% प्रधान, उद्योगपतियों में पिछड़े दलित आदिवासी 15 कितने हैं? आप ही प्रधानमंत्री बता दीजिए। हुए ना सर, कितने जो है आदिवासी, कितने ओबीसी, कितने पिछड़े जाति आप के, तो तरक्की की बात कर रहे हैं। लेकिन देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, जाति जनगणना हो जाएगी जब तो सब कैसे सब तरक्की कर जाएंगे तो पैमाना ये देश कैसे है बहुत सर? आगे बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी, उनके है पास, पैमाना? उनके पिताजी है के ना? पास, अरे हम तो कह रहे हैं पैमाना। सुनिए, पहलवान मुलायम सिंह जी के पास भी जी सूबा था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश था ना। मैं आंकड़ा लेकर बैठी हूं, ओबीसी मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन दोनों के कार्यकाल को मैं जोड़ दूं, हो जाते हैं 10 साल। नौकरी कितनी मिली? 2,96,000। सर ये आंकड़ा मैं कहीं और से नहीं लेकर आई हूं, इट इज देयर, इट इज रिकॉर्डेड। और योगी सरकार में 3,05,26 सरकारी नौकरियां मिली। तो मैं ये मान लूं कि अगर कोई चेहरा आता है ओबीसी का, तो वो ओबीसी के लिए काम नहीं करता है, नौकरियां उतनी नहीं दे पाता है, और गैर आता है। ये जिस तरीके के कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये खतरनाक नहीं है? जवाब दे दूं मैं आपको जवाब दे दूं? दीजिए ना सर। मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छी रिसर्च करती हैं आप, लेकिन आप आधी अधूरी रिसर्च करती हैं। सर आप मेरी क्या बता रिसर्च सकती को हैं आप कि शुरू मायावती से जी जो की है सरकार में ओबीसी एससी का आरक्षण छीना सुनील गया? यादव जी, एक तो सुनिए आप, मेरी अखिलेश रिसर्च यादव पर जी की आपका सरकार सर्टिफिकेट में मुझे नहीं OBC चाहिए। SC का आरक्षण छीना मैंने गया? जो सवाल पूछा है उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। नहीं, अच्छा हम पॉइंटेड ठीक है, जवाब दे रहे हैं। अगर आप इसका आरक्षण जवाब के दे दीजिए, बगैर आप क्योंकि दे देंगे हमारे तो सवाल रिजेक्ट का हो जाएगा जवाब ना, जब बीजेपी के पास कोर्ट नहीं में। होगा। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सवाल का नहीं जवाब सुनेंगे। सवाल नहीं होता है यादव जी, हम कह रहे हैं माइंड यू। नहीं, अच्छा हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और हमको आपसे नहीं सीखना है, हम जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। नहीं, और मुझे भी कोई मायावती शौक जी नहीं की आपसे सरकार सीखने में का। क्या सुनील ओबीसी यादव जी, एससी का आरक्षण छीना गया? सीख फिर रहे आप हैं तो बोली आपके बीच पीछे में, की तस्वीर से सीखूंगी, ये आपसे गलत तो बात कतई है ना? नहीं सीखूंगी। ऐसे डिबेट नहीं होती है, फिर ऐसे आप डिबेट सिखा रहे नहीं हैं होती मुझे, है। आप ना सिखाए ना, आपको आपसे सुनना ज्यादा पड़ेगा। तजुर्बा है मुझे डिबेट करने हमने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। आप बुलाया है, अरे पर भाई, आप हम यहाँ पर बीजेपी बैठकर खिलाफ मुझे बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिर्ची मत आपको दीजिए लगती ना, है। सर्टिफिकेट मिर्ची मत आपको दीजिए क्यों ना। लगती है? और ये भाई, तमीज से बात कीजिए देखिए, सुनील यादव जी, BJP RSS आपको तमीज से ज्यादा बात सैलरी कीजिए, नहीं देगी। तमीज से बात जितनी कीजिए मिल रही होगी, मुझसे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तमीज से बात इससे कीजिए। ज्यादा नहीं मिलेगी मैं सैलरी। कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। महिला हम सम्मान कर रहे हैं, नहीं, कोई सम्मान नहीं लेकिन कर रहे हैं, आप प्रवक्ता बदतमीजी मत कर रहे बनिए हैं। BJP किस की। सैलरी की बात कर रहे हैं आप? RSS की किस प्रवक्ता सैलरी मत की बात बनिए। कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता हम नहीं हूँ, आपको बुलाने सवाल नहीं गए पूछना थे, मेरा फर्ज आपने है। हमको बुलाया मैं बात सवाल करने के पूछूंगी, लिए। आप बदतमीजी अगर मत सवाल कीजिए। करेंगी अपने तो घर हम की महिलाओं जवाब से भी देंगे। ऐसे बात करते हैं। अगर वो मिर्ची सवाल लगनी पूछती है तो आप चाहिए कहते हैं BJP पड़ोसी से को। सैलरी लेकर आ मिर्ची रही लग हो। रही है आपको। हाँ? ये कौन सी अगर बात आपके हुई घर की महिला आपसे ये सवाल कौन सी बात करती हुई? है तो आप उससे ये कहते हो कि किसी से सैलरी लेकर आ रही हो? ऐसे बात करते हो आप घर की महिला से अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो? मैं सवाल पूछूंगी और हक से पूछूंगी। देखिए, अब माइंड महिला यू पे आ मिस्टर गई। यादव, अभी आप भारती जी को महिला ठीक है। रोक रही थी। अब हमने आपने असली महिला सवाल कार्ड खेला है पूछ कि आप लिया, महिला है, मैं भारतीय आपसे जनता सम्मान से पार्टी बात का, करना तो चाहता हूँ। आपको मिर्ची लग गई। मैं नहीं खेलती हूँ ये हम महिला पूछ रहे हैं, कार्ड, आप मायावती लोगों को जी ने, प्रॉब्लम है अखिलेश विक्टिम यादव कार्ड जी का। ने कौन सा आरक्षण खाया जो आरक्षण योगी आदित्यनाथ खा रहे हैं? हमको आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं तो बीजेपी से दिला दीजिए। ये आरक्षण खाने वाले एक दिन जेल जाएंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो हरियाणा सुनील का यादव जी, उदाहरण उठा के देख आपको जो लीजिए। सवाल करना है, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हम तो उन्हीं से कर रहे हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री होने भाई, से हमको जवाब अगर दे दिए ना। प्रगति होती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मुझे दे दीजिए ना, मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की सरकार बनने के बाद पिछड़े और दलितों की कोई तरक्की नहीं हुई? मैंने आंकड़ा दिया उनका आपको नौकरी का। आर्थिक स्थिति में आप मुझे सुधार गलत नहीं साबित हुआ, कर दीजिए। सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आप मुझे गलत साबित कर उसी दीजिए आंकड़े ना। पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप, अच्छा इस बात को आप मान रही हैं कि नहीं मान रही हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक आरक्षण खाया है, आरक्षण का घोटाला किया है। आप मना कर दीजिए, नहीं किया उत्तर प्रदेश में आरक्षण का घोटाला। रिप्रेजेंट कर रहा है बीजेपी, नहीं, आप नहीं मना कर सकती। और मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, मैं क्यों मना करूंगी सर?
जब सुधांशु कभी त्रिवेदी, सरकार बड़ा आरोप, बदलेगी यही आरक्षण घोटाले वाले आपको आरक्षण जेल में नजर घोटाला आएंगे, और आप लोग में जेल नजर जाएंगे। आएंगे। इसका जवाब सुनील यादव सवाल कीजिए, सवाल के जवाब यहाँ पर ढूंढिए, सुनील यादव जी, अब आक्षेप fact मत बोल रहा हूं। लगाइए। अब आप तो सुनील जी तो अपेक्षाकृत संयम से बात करते हैं, सपा के अन्य प्रवक्ताओं की तरह नहीं बात करते हैं, तो मैं इनसे अपेक्षा करता हूं बिल्कुल फैक्ट। महोदय, ये उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने समाप्त किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। संसद में जब वो दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आया प्रस्ताव, वो फाड़ा किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और आज ही मायावती जी ने बयान दिया है आरक्षण ही नहीं, अरे आपने तो जान लेने की कोशिश की। 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, बहुजन समाज पार्टी ने जब इनसे समर्थन विड्रॉ कर लिया तो वहां के विधायकों को पकड़ पकड़ के जाति सूचक शब्दों के साथ, ये बाकायदा उनकी एफआईआर में लिखा हुआ है, जाति सूचक शब्दों के साथ दलित विधायकों को अपमानित करते हुए पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा जा रहा था और मायावती जी की हत्या करने का षड्यंत्र था। और यह मायावती जी का बयान है कोर्ट में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे और बचाने के लिए कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनकी बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई। यादव जी, अब बताइए मैं साहब जवाब दे किसने? दूं और इसका। आज भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस उनको समर्थन दे रही थी, दोनों मिलके सुन लीजिए। भारत की पहली दलित भाई, हमने महिला आपके मुख्यमंत्री दो सवाल थी। सुन लिए। जान लेना चाहते थे, जो बाद में जाके हमारे समर्थन से पहली दलित सुनील महिला जी मुख्यमंत्री। एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि धीरेन्द्र अच्छा, कुमार हमने- मुन्ना जी जो हमने हैं, सुधांशु- सुनील जी प्लीज विद योर जी। परमिशन, धीरेन्द्र जे- कुमार सुधांशु मुन्ना जी जी के ने, दोनों सवाल का हाँ, जवाब मैं आपको मौका दूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के भी यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना बैठे, इनफैक्ट वो ओपनिंग भी नहीं कर पाए। धीरेन्द्र जी, आप तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आप बीजेपी के साथ में हैं, इनफैक्ट आपके जो सबसे बड़े नेता हैं वो तो मिनिस्टर भी हैं। रूबिका जी, बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में कब है मुझे ये जानना है। हम लोगों ने बिहार में सबसे पहले किया है तो उसमें सारी पार्टियों ने समर्थन किया है और यहाँ पे हमने सार्वजनिक भी किया है। हम जातीय जनगणना चाहते हैं और किया भी है, लेकिन कर्नाटका की तरह नहीं कि करा लिया और फिर बता नहीं रहे। हम जातीय जनगणना चाहते हैं, एलओपी बनाने के समय में खुद बन गए और जब स्पीकर बनाने की बात आए तो किसी को आगे कर दिए क्योंकि किसी दलित को हारना था। हम जातीय जनगणना चाहते हैं, इस देश में फिर तीसरी बार नहीं चौथी बार भी देश के कोई अति पिछड़ा प्रधानमंत्री हो। हम तो उस सोच के लोग हैं और आज जातीय जनगणना हुई है तो उनके विकास की किरण हम वहां तक ले जाना चाहते हैं। Okay. अति पिछड़ा समाज में कई ऐसे लोग हैं, लेकिन तब दुख होता है ना जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। आज योगी जी के बयान पर आ गए समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कहा? बटोगे तो कटोगे। क्या गलत उन्होंने कहा? अब इसको भी देखिए इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जबकि ये बहुत सुविचार रहा है। ये उन्होंने कहा है कि कुल भाई मिलाकर नजर ये आ रहा है कि ये सियासी लड़ाई तो बहुत बचपन से बड़े पढ़ाया हद गया तक है। दिखाई दे रहा है। सुनील यादव जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सुधांशु जी, प्रियंका जी और हर्षवर्धन जी, मेरे पास वक्त